एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री का आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मिलिट्री कॉजेस। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियोस में फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन और पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया है। सेकेंड वीडियो में बाकी सब पॉलिटिकल कॉजेस, थर्ड वीडियो में सोशल रिलीजियस कॉजेस और फोर्थ वीडियो में इकोनॉमिक कॉजेस। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ वीडियो और आज फिफ्थ वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिट्री कॉजेस और इमीडिएट कॉजेस। ओके, मिलिट्री कॉजेस भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इमीडिएट कॉज भी पढ़ेंगे। ओके, सो मिलिट्री कॉजेस मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर में जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, यानी कि सिपाहीज जो थे, जो इंडियंस थे पर ब्रिटिश के अंडर काम करते थे, उनको क्या क्या हार्डशिप्स फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से ये सिपाहीज भी जो ब्रिटिश के अंडर में काम करते थे उनके अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। दो हमारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो उतने ही एफिशिएंट थे जितने ब्रिटिश सोल्जर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स में थे वो जितने एफिशिएंट थे उतने ही एफिशिएंट इंडियन सोल्जर्स भी थे। बट फिर भी उनको अच्छा खाना, रहने के लिए अच्छा जगह और अच्छा सैलरी नहीं दिया जाता था in comparison to the British soldiers. Okay, so let's see that. Though Indian soldiers were as efficient as their counterparts, they were badly housed, ill-fed and poorly paid. Okay, तो ये तो था। उसके बाद फिर जो ब्रिटिश मिलिट्री अथॉरिटी था वो लोग इंडियन सोल्जर्स को कहे थे कि आप कोई भी कास्ट या सेक्टेरियन मार्क्स, ओके, लाइक anything that is related to your religion, that shows your religion, you should not wear that. And apart from that, beard और turban ये सभी पहनने के लिए मनाही था। ओके, तो एक तरीके से वो लोग जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। ओके, क्योंकि उनके रिलीजन वाले सब कोई वो पहनते हैं। सपोज फॉर if we are talking about Punjabis, then they do wear a turban. It's according to their religion, isn't it? But they were not allowed to do so. Okay, so ऐसे कुछ भी चीजें जो रिलीजन को शो करता हो वो नहीं पहनना है, ऐसे बोला गया था। So it hurt their religious sentiments also. Let's move on to the second one. Second point क्या है? General Service Enlistment Act 1856. 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी मतलब इंडियन सोल्जर्स को भी ओवरसीज में ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। मींस अदर कंट्रीज, दैट इज कंट्रीज वन वे ओवरसीज मतलब क्या है? ओशन सीज को क्रॉस करके जाने वाला कंट्रीज। वैसे कंट्रीज में भी इंडियन सोल्जर्स को भेजा जा सकता है ड्यूटी के लिए। ओके, प्रोटेक्शन उनका काम करने के लिए भेजा जा सकता है। बट एक बिलीफ था, ब्राह्मण्स का एक बिलीफ था कि अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ था कि ब्राह्मण्स जो है जो अदर ओवरसीज वो लोग क्रॉस करेंगे, दैट इट्स नॉट गुड, दैट इट वाज अ टाबू। टाबू मीन्स उनके लिए एक मनाही था कि आप लोग ओवरसीज नहीं जा सकते। अंडरस्टूड? सो जब पर ये एक्ट के हिसाब से उनको अगर काम दिया जाएगा तो जाना पड़ेगा। So again the Brahmin soldiers were resented. Understood? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनका जो बिलीफ है उसको तोड़कर उनके रिलीजन के अगेंस्ट जाकर उन्हें कुछ करना पड़ेगा। ओके, सी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856. ओके, 1856. Indian soldiers could be sent according to this General Service Enlistment Act 1856. Indian soldiers could be sent overseas on duty. Okay, according to Hindu beliefs, it was a taboo for Brahmins to cross the seas. The Brahmin soldiers saw in this a danger to their caste. मुझे लगा कि अगर ये ब्राह्मण सोल्जर्स ये जो बोल रहे हैं उसे फॉलो करेंगे,
अगेंस्ट देयर कास्ट एंड दे वुड उन्हें अपना कास्ट खोना पड़ेगा, ऐसे उन्हें लग रहा था. ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस 2 पॉइंट. ओके, okay, so now let's see the third military cause. What is that? Larger proportions of Indians in the British Army. मतलब कि जो ब्रिटिश का जो आर्मी वो लोग फॉर्म किए थे उसमें इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स से बहुत ही गुना ज्यादा थे. अंडरस्टूड? मतलब इंडियंस जो सोल्जर्स बनकर उधर काम कर रहे हैं वो लोग ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा थे. जो ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स बनकर काम कर रहे हैं. अंडरस्टूड? और उसका रेशियो इतना ज्यादा था, मीन्स इट वाज लाइक 1:40,000. सॉरी, इट वाज लाइक 1:4,000. ओके, मतलब एक ब्रिटिश के लिए 4,000 इंडियन सोल्जर्स थे. एक ब्रिटिश सोल्जर के लिए 4,000 इंडियन सोल्जर्स. सो सी कितना टाइम्स इंडियन सोल्जर्स ज्यादा थे ब्रिटिश आर्मी में. ओके, सो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका काम आसान बन गया. इट वाज इजी फॉर देम टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट दिस ब्रिटिश सोल्जर्स, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत कम थे whereas इंडियन सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे. सो इंडियन सोल्जर्स आराम से, अगर चाहे सब मिलकर रहे तो इंडियन सोल्जर्स आराम से ब्रिटिश सोल्जर्स को हरा सकते थे, क्योंकि उनके पास भी, ये इंडियन सोल्जर्स के पास भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस था. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कॉज, दैट इज bleak prospects of promotion. ओके, bleak prospects of promotion मतलब प्रमोशन होता ही नहीं था. इंडियन सोल्जर्स का प्रमोशन होता ही नहीं था, क्योंकि जो भी जितने भी सारे हायर पोस्ट थे मिलिट्री में वो सारे के सारे ऑलरेडी रिजर्व थे. यूरोपियंस ऑलरेडी रिजर्व थे, ब्रिटिशर्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व थे. अंडरस्टूड? मतलब चाहे वो ब्रिटिशर एफिशिएंट हो या ना हो, वो पोस्ट का हकदार हो या ना हो, इट डजंट मैटर, ही इज अ ब्रिटिशर, तो उसे दिया जाता था. बट उसी टाइम जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट थे, बट स्टिल उनको कोई प्रमोशन या कोई हाई पोस्ट नहीं दिया जाता था. जो सोल्जर्स पूरे हायर पोजीशंस में राजा के अंडर काम कर रहे होते थे. ओके, सो आफ्टर डिस्बैंडिंग, मतलब जब किंग का रूल चल रहा था, तब जो सोल्जर्स बहुत ही हायर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे थे राजा के मिलिट्री फोर्स के अंडर में, उनको भी इधर कोई हायर पोजीशन नहीं दिया जा रहा था. मैक्स टू मैक्स जो इंडियन सोल्जर्स एक सूबेदार ही बन सकता था. अंडरस्टूड? उसके ऊपर कोई भी पोस्ट उनको नहीं दिया जाता था. सो इसलिए इंडियन सोल्जर्स भी बहुत नाराज थे कि उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, ऑल्दो वो एफिशिएंट है. प्रमोशन नहीं है मीन्स सैलरी भी बहुत कम होगा. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव ऑन. द फिफ्थ पॉइंट इज डेप्रिवेशन ऑफ अलाउंसेस. अलाउंसेस मतलब जो एक्स्ट्रा कंफर्टेबल क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो उन्हें फैसिलिटीज दिया जाता है. अंडरस्टूड? तो वो फैसिलिटीज भी धीरे धीरे कर सब नहीं दिया जाने लगा इंडियन सोल्जर्स को. ओके, क्या हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स पूरे टोटल इंडिया में अपना कंट्रोल ला चुके थे. तो इसका मतलब क्या है, इसी के वजह से इंडियन सोल्जर्स का लाइफ और हार्ड हो गया, क्योंकि उनको अपने फैमिली को छोड़कर और कहीं दूर पे और कोई दूर जगह में जाकर अपना ड्यूटी करना पड़ता था. ओके, एंड फर्दरमोर ये दूर में जाके रहने के लिए उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस या एडिशनल भत्ता, मतलब कुछ भी और कोई जगह में जाके रहना है मीन्स ट्रैवलिंग चार्जेस रहेगा, और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे पैसे लगेंगे जब हम एक न्यू जगह में जाके सेटल होते हैं, इजंट इट? तो फिर वो कोई पैसा, वैसे उससे रिलेटेड कुछ भी पैसा, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी ये लोगों को नहीं दिया जाता था. दैट इज एडिशनल भत्ता नहीं दिया जाता था. अंडरस्टूड? सी, इंडियन सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर होम्स विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट एंड एडिशनल भत्ता. अंडरस्टूड? पहले जो था इंडियन
इंडियन सोल्जर्स को ये प्रिविलेज था कि वो लोग इंडियन पोस्टल सर्विस यूज कर कर अपने फैमिली से किसी को भी लेटर्स जो है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट पेइंग एनी मनी सेंड कर सकते थे। बट पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 के पास होने के बाद, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, अंडरस्टूड? पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 इंट्रोड्यूस होने के बाद से उनको ये पोस्टल सर्विस का एडवांटेज भी नहीं मिल रहा था। ओके, सो लेट्स सी द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 withdrew the privilege of free postage allowed to the Indian soldiers. Okay, so remember this Post Office Act of 1854. Okay, so pause the video and note all these down. Okay. Okay, so now let's see the next military cause, that is faulty distribution of troops. मतलब जो ब्रिटिश ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स जो थे उनको करेक्टली जो जगह पर ब्रिटिश ट्रूप्स को रखना चाहिए था और जो जगह पर इंडियन ट्रूप्स को रखना चाहिए था, वो जो डिसीजन था, वो जो डिसीजन मेकिंग था, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो गलत था। अंडरस्टूड? जिसके वजह से इंडियन सोल्जर्स को और इंडियंस को आसानी हो गया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को करने के लिए। अंडरस्टूड? सो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद, ये दो जगह जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये दो जगह पर ब्रिटिश फोर्सेस थे ही नहीं एंड ओनली इंडियन सोल्जर्स वेयर देयर, मतलब बस इंडियन ट्रूप्स ही था और ब्रिटिश ट्रूप्स बिल्कुल था ही नहीं। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो थे और कहीं बहुत सारे वॉर्स में लगे पड़े थे, सो दे वेयर बिजी देयर। अंडरस्टूड? लाइक इन द क्रीमियन वॉर्स और अफगान वॉर्स, ऐसे कुछ प्रूशियन वॉर्स, ऐसे कुछ वॉर्स में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो लोग बिजी थे और इंडिया में इंडियन सोल्जर्स ही थे। तो इसकी वजह से उनको आसानी हो गया, इंडियन सोल्जर्स को आसानी हो गया ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ओके, so let's move on to the seventh military cause, that is poor performance of British troops. Okay, so British troops का, British soldiers का जो performance था, means they were defeated many a times. Okay, like अफगान वॉर में, फर्स्ट अफगान वॉर में वो लोग डिफीट हो गए थे, पंजाब वॉर्स में, क्रीमियन वॉर्स में, so ये सब वॉर्स में वो they were defeated. Okay, apart from this संथल ट्राइब्स, जो बिहार के संथल ट्राइब्स है, उनके अगेंस्ट जब ब्रिटिश अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशन उठाए, देन दे टू, बिहार के संथल ट्राइब्समैन भी अपना बोज, एरोज, एक्सेस सब लेकर इन पर वॉर किए थे। एंड व्हाट हैपेंड, फॉर सम टाइम दीज संथल ट्राइब्समैन वर सक्सेसफुल टू स्वीप अवे द ब्रिटिश फ्रॉम देयर एरिया। अंडरस्टूड? मतलब उनके एरिया से कुछ टाइम के लिए ब्रिटिशर्स को वो लोग भगा दिए थे, बट लेटर ऑन ब्रिटिशर्स फिर अपना और सोल्जर्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशन लाकर इनको सप्रेस कर दिए थे। ओके, बट स्टिल ये जो सब इंसिडेंसेस हुआ, इस सब से एक चीज क्लियर हो गया कि जो ब्रिटिशर्स है वो इनविंसिबल नहीं है। मीन्स इनविंसिबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल नहीं है। मतलब इंडियंस में, बाकी सोल्जर्स में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम चाहे तो ये ब्रिटिशर्स को भी हरा सकते हैं। अंडरस्टूड? वो कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स रीड दीज वंस। Poor performance of British troops. British Army was defeated in First Afghan War, Punjab Wars 1845 to 49, and in the Crimean War, okay, 1853 to 56. Santhal tribesmen of Bihar also defeated British Army temporarily. So these incidences broke the myth that the British were invincible. Okay, now let's move on to the eighth one, that is lower salaries. In comparison to British soldiers, Indian soldiers को बहुत ही कम सैलरी पेमेंट दिया जा रहा था। ओके, तो उनको जो सैलरी मिल रहा था वो सफिशिएंट नहीं था कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि फैमिलीज जो जिस लैंड पे भी रह रहे उससे भी वो लैंड का भी टैक्स उनको देना पड़ रहा था जो ऑलरेडी हाई था। तो फैमिलीज का एक्सपेंसेस ज्यादा था इन कंपैरिजन टू द सैलरीज दे वर पेड।
अंडरस्टूड। पर वही जगह पर जब हम देखें ब्रिटिश सोल्जर्स का बात, देन दे वर गिवन, ब्रिटिश सोल्जर्स को 8 टाइम्स ज्यादा सैलरी दिया जा रहा था इन कंपैरिजन टू द इंडियन सोल्जर्स। तो जब इंडियन सोल्जर्स देख रहे हैं कि ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, देन दे वर रियली alienated। ओके, सो लेट्स सी lower salaries, inadequate salary with which they can't support their families. British soldiers received 8 times more than Indian soldiers. Okay, तो सी पूरा इंडिया को कंकर करने में ब्रिटिशर्स का हेल्प कौन किया था? यही इंडियन सोल्जर्स ही किए थे। बट स्टिल द ब्रिटिशर्स व्हाट डिड द ब्रिटिशर डू विद दैट? They again tortured them, isn't it? ये सब जो हो रहा है ये सब obviously torturing ही है, isn't it? क्योंकि जो उनको पूरा इंडिया को जीतने में मदद किया उन्हीं का वो लोग मदद नहीं कर रहे हैं। Whereas जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जो उनके कंट्री के सोल्जर्स हैं, उनको तो बहुत ज्यादा ही एडिशनल अलाउंसेस, फैसिलिटीज, सैलरीज सब दिया जा रहा था। अंडरस्टूड? ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द मिलिट्री कॉजेस। हमारा मिलिट्री कॉजेस खत्म हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉजेस। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ओके, सो नाउ लेट्स सी द इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब सारा कंडीशन तो ऑलरेडी कंडीसिव था कि एक वॉर हो, पर ऐसा एक कॉज क्या था जिसकी वजह से पूरा वॉर स्टार्ट हुआ? ओके, तो वो क्या है देखते हैं। 1856 में जो ब्रिटिश ऑथोरिटीज थे वो लोग डिसाइड किए कि जो ब्राउन बेस यूज किया जाता था उसके बदले में एनफील्ड राइफल का यूज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो एनफील्ड राइफल को लोड करने के लिए क्या करना पड़ता था? जो उसका कैट्रिज है उसको मुंह के पास लाकर उसका जो एक टॉप ग्रीस पेपर होता है उसको फाड़ देना पड़ता था उसे। ओके, सो मुंह से उसे निकालना पड़ता था, दांत से उसको पकड़ के खींच के निकालना पड़ता था। अंडरस्टूड? सी, in 1856 British authorities introduced Enfield rifle. The loading process of the rifle involved bringing the cartridge to the mouth and biting off the top greased paper. Okay, तो ये तो था, ठीक है, पर इससे क्या हुआ? सी, जनवरी 1857 में ऐसा एक रूमर फैल गया। सी, इट वाज जस्ट अ रूमर, पर वो रूमर में इतना दम था कि वो एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही स्टार्ट कर दिया। ओके, सो जनवरी 1857 में ऐसा एक रूमर फैल गया बंगाल रेजिमेंट्स में, बंगाल ट्रूप्स में, कि जो कैट्रिज है इसमें काउ या पिग का फैट है। अंडरस्टूड? उससे ये बना है कैट्रिज। सो जो इंडियन हिंदूज और मुस्लिम्स थे दे वर रियली alienated। क्यों? बिकॉज हिंदूज के लिए काउ सैक्रेड था और मुस्लिम्स के लिए पिग ताबू था। सो उन्हें लगा कि ब्रिटिश ने जानबूझ के किया है, जो यूरोपियंस है, ब्रिटिश ने जानबूझ के किया है ताकि वो लोग हिंदू और मुस्लिम कास्ट को डिफाई कर सके। मतलब जो कास्ट के लोग हैं उनका कास्ट के अगेंस्ट कुछ करने को प्रेरित कर सके। अंडरस्टूड? उसी के लिए वो किया है, ऐसा उन्हें लगा। सो ये तो बहुत ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट किया हिंदूज और मुस्लिम्स का। सी, in January 1857 there was a rumor in the Bengal regiments that the greased cartridge had the fat of cow or pig. Okay, so cow was sacred to Hindus and pig was taboo to Muslims. So soldiers believed that it was a deliberate move to defile their caste. Understood? तो ये था main cause, the immediate cause. Okay, so ये बहुत important है, both according to the chapter and according to your board question paper. Okay, अब देखते हैं स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक, February 26, 1857 में जब 19th इन्फेंट्री बरहमपुर बंगाल में 19th इन्फेंट्री को जब फोर्स किया गया कि वो लोग ये एनफील्ड राइफल को यूज करें तो वो मना कर दिए, रिफ्यूज कर दिए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? पूरा का पूरा इन्फेंट्री को ही डिसबैंड कर दिया गया, मतलब वो लोग और सोल्जर्स नहीं रहे। अंडरस्टूड? देन फिर क्या हुआ? तो जो सोल्जर्स थे वो लोग डरते थे कि अगर वो लोग एक इन्फेंट्री राइफल यूज करेंगे
तो उनका कास्ट, उनका रिलीजन वो लोग खो देंगे। अंडरस्टूड। फिर क्या हुआ, ऐसे ही और एक जगह पे भी जब फोर्स किया गया सोल्जर्स को, तो मंगल पांडे जो एक सिपाही था वो अटैक कर दिया वो इन्फेंट्री के एडजुटेंट को। ओके, सो ही अटैक द एडजुटेंट ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री एट बराकपुर। बराकपुर भी कहाँ पर है, बंगाल में ही है। ओके, सो मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, और जब उनको फोर्स किया गया, जब 34th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर्स को फोर्स किया गया कि वो एनफील्ड राइफल यूज करे, देन मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट of 34th Native Infantry at Barakpur on March 29, 1857. See, on March 29, 1857. This is important. Okay, so ये डेट आपको याद रखना है। See the year 1857. The first war of independence 1857. So, with this incident started the first war of independence. Okay, ये incident से first war of independence start हुआ। पर तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये इसकी वजह से ये अटैक कर दिया एडजुटेंट को, तो इसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी मिल गया। बट स्टिल ही वाज अ ग्रेट हीरो, ही वाज अ ग्रेट मार्टायर फॉर हिज फेलो सिपाहीज। अंडरस्टूड। एंड उसके फेलो सिपाहीज भी यही फॉलो किए, वो लोग भी एनफील्ड राइफल यूज नहीं किए, और ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिशर्स सबके अगेंस्ट वॉर करना शुरू कर दिए। ओके, सो धीरे धीरे पूरा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ पे स्टार्ट हुआ, इधर बराकपुर में स्टार्ट हुआ, बराकपुर इन बंगाल, इधर स्टार्ट हुआ, पर वो बहुत ही जल्द पूरा इंडिया में फैल गया था। अंडरस्टूड। तो फिर वो कैसे हुआ, इवेंट्स जो थे वो भले ही आपकी सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत जल्दी आपको बता देती हूँ। ओके, सो मेन इवेंट्स कहाँ पे हुए, पहले तो मीरठ में। ओके, मीरठ में जो बंगाल में जो इंसिडेंट्स हुआ उसका न्यूज बहुत ही जल्दी मीरठ तक पहुंच गया था, और मई 9 को 85 सिपाहीज परेड ग्राउंड में ये कैटरेज को छूने से मना कर दिए, और ये लोग 10 इयर्स, जो सब 85 सिपाहीज जो छूने को मना कर दिए, उनको 10 इयर्स ऑफ रिगरस पनिशमेंट का रिगरस जेल का पनिशमेंट मिला। बट मई 10 को सारे के सारे इंडियन सिपाहीज जेल की तरफ दौड़े, और उनका जो फेलो सिपाहीज थे, जो 85 इंडियन सिपाहीज को जेल किया गया था, उन्हें भी जेल से निकाले, और जो बाकी सब इंडियंस को जेल में बंद करके रखा गया था उन्हें भी जेल से निकाले। ये कहाँ पे हुआ, मीरठ में। उसके बाद जो मेन इवेंट हुआ वो हुआ दिल्ली में। सोल्जर्स जो मीरठ में थे वो लोग दिल्ली में पहुंच गए, और उधर बहादुर शाह जफर को एम्परर बना दिया गया, और बहादुर शाह जफर को बोला गया कि वो अर्ज करे बाकी सब इंडियन स्टेट्स के कॉन्फ्रेंसी को कि सबको यूनाइटेड हो और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करे। अंडरस्टूड। सो सर जॉन निकोलसन सराउंडेड दिल्ली एंड आफ्टर 4 months ऑफ अटैक कैप्चर दिल्ली। पहले कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बहादुर शाह जफर एम्परर बन तो गए, बट सर जॉन निकोलसन, क्योंकि दिल्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, इसीलिए जल्द से जल्द उसे ब्रिटिश के अंडर वापस कैप्चर करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए जॉन निकोलसन जो कि बहुत एक एक्सीलेंट फाइटर थे और सोल्जर थे, वो उनके अंडर में जॉन निकोलसन 4 महीने में दिल्ली को वापस ले आए। सो एज ए पनिशमेंट एम्परर बहादुर शाह जफर के उनके सामने उनके दोनों बेटे को मार दिया गया, और फिर उन्हें जेल हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहाँ पे, यांगन, दैट इज म्यांमार में। ओके, और उधर वो 1862 में उनका डेथ हो गया। देन उसके बाद फिर लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो नवाब ऑफ अवध अवध इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, अवध के राजा उनके वाइफ दैट इज बेगम हजरत महल लखनऊ में सारा इवेंट्स लीड किए और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किए। बट वो लखनऊ को फिर से रिकैप्चर कर लिए ब्रिटिश इन 1858। ओके, इन मार्च 1858 को ब्रिटिश फिर
रिकैप्चर कर पाए, मतलब उतना टाइम तक इट वाज अंडर हर रूल। ओके, सो दैट्स अगर तब के सिचुएशन को देखा जाए देन शी डिड अ ग्रेट जॉब, इजंट इट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, जब ये रिकैप्चर हो गया ना, रिकैप्चर हो गया लखनऊ, देन बेगम हजरत महल नेपाल की तरफ चले गए। ओके, दैट इज शी एस्केप्ड, शी फ्लेड। देन उसके बाद कानपुर में देखते हैं हम, कानपुर में नाना साहिब स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। ओके, सो द ब्रिटिश सरेंडर्ड इन जून 1757। ब्रिटिश सरेंडर किया मीन्स नाना साहेब वन इन कानपुर। बहुत सारे इंग्लिश मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सबको कैप्चर किया गया था। और जो इन्फ्यूरिएटेड मॉब थे, जो लोग थे नागपुर के, वो लोग जो लोग थे कानपुर के, वो लोग बहुत ही गुस्से में थे ये सब ब्रिटिश के एक्टिविटीज, पॉलिसीज, रूल्स को देखकर। तो जैसे ही उन्हें एक मौका मिला, जैसे उन्हें पता चला कि सब कोई एक साथ है, जैसे उन्हें मौका मिला तो फिर वो लोग बहुत सारे इंग्लिश मैन, चिल्ड्रन, वुमेन सबको कैप्चर कर दिए थे। अंडरस्टूड? बट फिर से डिफीट कर दिया नाना साहेब को दिसंबर 1857 में। नाना साहेब भी चले गए, फ्लड कर गए, कहाँ पर? नेपाल में। ओके, और उनके जो जनरल थे, नाना साहेब के जनरल कौन थे? तांतिया टोपे। वो एस्केप कर गए कल्पी में। वो इधर से कानपुर से एस्केप करके कल्पी पहुंच गए। देन क्या हुआ? इवेंट्स इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मीन्स मेनली झांसी, ग्वालियर, वो सब एरिया में क्या हुआ? उधर रानी लक्ष्मीबाई लीड किए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, बट रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही फाइट किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट कुछ ट्रेटर्स की वजह से वो हार गए। ट्रेटर्स मीन्स जो अपने, जो हमारे तरफ तो होते हैं, हमारे टीम के होते हैं, बट वो लोग धोखा दे देते हैं। अंडरस्टूड? सो जो बीट्रे कर देता है। सो कुछ ट्रेटर्स की वजह से, कुछ अपने ही लोगों की वजह से वो हार गया। और रानी भी एस्केप किए और कल्पी में जाके तांतिया टोपे को ज्वाइन किए। ओके, द रानी डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश ऑन जून 17, 1858। फाइट करते करते रानी लक्ष्मीबाई का डेथ हुआ। देन अदर सेंटर्स, बाकी सब एरियाज में लाइक बरेली में खान बहादुर जो रोहिलखंड के राजा के डिसेंडेंट थे, वो लीड किया मूवमेंट को। देन बिहार में कुंवर सिंह जो जगत सिंहपुर के जमींदार थे, वो लीड किए। एंड फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो कहाँ पर? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लीड किए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। और भी जो फाइट था अगेंस्ट ब्रिटिश, वो बंगाल, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, ऐसे बहुत सारे जगह पर बहुत सारे लीडर्स के अंडर में आगे बढ़ता रहा। बट स्टिल फाइनली ब्रिटिश फोर्सेस अपने एक्सपर्ट फाइटर्स को, एक्सपर्ट सोल्जर्स को लाकर ये सब अपराइजिंग को बंद कर दिए। बट देयर वर मेनी important consequences of the first war of independence। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके वजह से आगे क्या हुआ, वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टुडे वी लर्न द मिलिट्री कॉजेस एंड द इमीडिएट कॉज। ओके, सो जो कॉजेस था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, वो सब खत्म हो गया है। एंड दीज कॉजेस आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर वाइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बोर्ड क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का स्ट्रक्चर क्वेश्चन डायरेक्ट ये कॉजेस और कंसिक्वेंसेस से आता है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द consequences of the first war of independence. Till then, bye bye, keep studying.